तो चलिए करते हैं हम आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो आपके सामने है फिगर में, इसी को बोलते हैं परिनालिका। आइए समझते हैं परिनालिका को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों या तो हम कोई चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड या फिर अभ्रक इत्यादि की बेलनाकार छड़ लेते हैं और उसके ऊपर विद्युत रोधी तारों को लपेट करके इस प्रकार से एक कुंडली बनाई जाती है और इसी को कहते हैं परिनालिका। अब दोस्तों इस परिनालिका में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है। मान लीजिए इसमें कितनी विद्युत धारा है, I प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, और विद्युत धारा की दिशा ये इस तरीके से है, ये तार ऊपर जा रहा है, इस तरीके से तार को लपेट रखा है दोनों ओर से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तार लपेट करके एक विद्युत धारा प्रवाहित कर दी हमने इस तार के अंदर। और दोस्तों अब जैसे ही इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम इस कुंडली में, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो और हमें इस कुंडली के अर्थात इस परिनालिका के अंदर ही हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसके अंदर निकालना चाह रहे हैं, तो एक काम करेंगे, हम इसमें एक आयताकार कुंडली रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक आयताकार कुंडली को लिया हमने और इसको मैंने नाम दिया है ABC और D। ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसको हमने इसके परिनालिका के अंदर इस प्रकार से रख दिया है, चित्रानुसार इसको हमने यहाँ रख दिया है। और दोस्तों अब हम इस आयताकार कुंडली के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कितना होगा इस पूरी कुंडली में। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें देखिए 4 भुजाएं होगी, AB BC CD और DA। तो ये जो AB भुजा है इसकी लंबाई हमने ले ली है स्मॉल l। क्या ली है इसकी लंबाई, हमने स्मॉल l ले ली है इस AB भुजा की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमको एक काम करना है, ABCD पूरे में निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको एक लाइन लिखनी होगी। क्या लिखेंगे हम, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आयताकार पथ ABCD के अनुदिश, ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन। यानी हमने क्या कर दिया है, ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हम कर देते हैं। ठीक है, तो हम रेखीय समाकलन करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ABCD और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे ABCD के अनुदिश रेखीय समाकलन हम कर देते हैं यहाँ पर। और दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ABCD 4 भुजाओं के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम AB भुजा के लिए लिखेंगे, AB के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। इसी तरीके से दोस्तों प्लस कर देंगे हम BC भुजा के लिए, तो BC यानी B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, AB और BC। अब हम करेंगे CD भुजा के लिए, CD के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और फिर हम कर देंगे DA भुजा के लिए, ठीक है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। दोस्तों हमने क्या कर दिया है, चारों भुजाओं के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दिया है, और हमने फिर क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया चारों भुजाओं के लिए। ठीक है, और ये सभी के लिए अकेला ABCD पूरे आयताकार कुंडली के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आइए इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो आया है वो किसके बराबर आएगा। देखिए यहां से देखिए, पहले AB में देखते हैं। AB में क्या जाएगा, BDL। क्या लिखेंगे AB के लिए हम, BDL cos कितना आएगा दोस्तों, cos आएगा यहाँ पर 0। cos 0 का क्यों आएगा दोस्तों, देखिए इस पर हम छोटा सा DL वेक्टर ले लेते हैं, ये रहा DL छोटा सा खंड। तो B वेक्टर और DL वेक्टर दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, दोनों ही क्या रहेंगे, एक ही दिशा में होंगे, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा। और इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो BC भुजा के लिए लगाते हैं। देखिए BC, तो BC के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए BDL कितना आ जाएगा, BDL और cos, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, इसमें देखिए DL वेक्टर जो होगा वो नीचे होगा और B वेक्टर इधर होगा, यानी B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में जो एंगल आ गया वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया दोस्तों। तो इसलिए मैं इसको 90 डिग्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो BC आ गया। अब हम निकालेंगे CD के लिए, CD भुजा के लिए निकाल देते हैं। तो फिर से CD के लिए करेंगे हम, CD के लिए B वेक्टर
डॉट डीएल वेक्टर यानी कि बी डी एल कॉस दोस्तों कितना आ जाएगा। देखिए यहां पर देखिए जब मैं सी डी भुजा के लिए निकालूंगा तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। सी डी भुजा के लिए देखिए आप, सी डी भुजा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से काफी दूर है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से काफी दूर है, इसलिए यहां पर सी डी भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा, यानी 0 इंटू डी एल वेक्टर। तो हमने क्या कर दिया है, चुंबकीय क्षेत्र को ही क्या दिखा दिया यहाँ पर, सी डी भुजा के लिए 0 दिखाया, क्योंकि ये सी डी भुजा जो है चुंबकीय क्षेत्र से काफी दूर है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इस पर नगण्य होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, बी वेक्टर को 0 कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डी ए भुजा के लिए निकाल देते हैं, लास्ट डी ए भुजा के लिए। तो इसके लिए भी क्या रहेगा दोस्तों, बी डी एल क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस 90 आ जाएगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि बी डी एल वेक्टर होगा इस तरीके से, बी वेक्टर होगा इस तरीके से, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या आगे फिर से परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर फिर से क्या रहेगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने चारों भुजाओं के लिए निकाल दिया दोस्तों। अब देखिए यहां से ये जो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो मान आ रहा है भुजा ए बी सी डी के लिए, वो कितना आ रहा है दोस्तों? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भुजा के लिए बी डी एल और cos 0 का मान 1 हो जाता है, यानी कि बी डी एल हो गया दोस्तों। और दोस्तों cos 90 का मान 0 होने से ये पूरा क्या आ गया, 0, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने की वजह से पूरा 0 हो गया। और दोस्तों यहाँ से फिर से cos 90 की वैल्यू 0 होने से ये पूरा क्या हो जाएगा, ये समाकलन पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी चारों भुजाओं के लिए देखिए निकाला है। तो वो किसके लिए आएगा, सिर्फ ए बी भुजा के लिए ही आएगा, बाकी तीनों के लिए क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का जो मान हो गया वो किसके बराबर आएगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र तो आ जाएगा बी बाहर, और ए बी भुजा के लिए डी एल वेक्टर का, ठीक है, डी एल का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं बी, और इंटीग्रेशन डी एल क्या है दोस्तों, ए बी भुजा। देखिए ए बी भुजा कहां से कहां तक है, यहां तक, तो डी एल वेक्टर आपका इतना है, और इंटीग्रेशन डी एल का मतलब है ए से बी तक की पूरी लंबाई हो गई। ठीक है, ए से बी तक की पूरी लंबाई मैंने मान रखी है इसमें स्मॉल एल, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ए बी सी डी भुजा के लिए पूरा कितना आ गया, बी एल के बराबर आ गया, और यही हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल ली। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, परंतु हम एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या जानते हैं, यहां लिखेंगे परंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है दोस्तों, कि संपूर्ण आकृति के लिए यानी ए बी सी डी के लिए जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का जो मान आएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान जो होता है वो कितना आता है, ऑलवेज म्यू नॉट आई, और इसमें आई कौन सी होगी, नेट धारा, आई नेट लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आई नेट कर दिया है, और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आ गई हमारी, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस को हम क्या कर देंगे दोस्तों, बराबर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से रफ कर दिया है इसको। अब देखिए इनके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या बराबर होंगे, ठीक है, एलएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि बी एल का जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई नेट के बराबर होगा। परंतु दोस्तों यहां पर हम क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसमें आई नेट मतलब नेट धारा मतलब कुल धारा का मान निकालते हैं, कुंडली से प्रवाहित कुल धारा का मान निकालते हैं, ए बी भुजा में कुल धारा का मान निकालते हैं कितना होगा। दोस्तों हम क्या जानते हैं, यहाँ पर काफी सारे फेरे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, काफी सारे फेरे लगे हुए हैं इस परिनालिका के अंदर। तो दोस्तों यहां पर हम मान लेते हैं माना, क्या माना हमने, देखिए माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मान लीजिए कि एकांक लंबाई में, या कह सकते हैं 1 मीटर लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या
मान लीजिए एकांक लंबाई या कह सकते हैं भुजा AB की 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। मान लीजिए इसकी 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो हमारी इसमें कितनी लंबाई है, भुजा AB की कितनी लंबाई है, L लंबाई है। तो पूरी L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, हमको तो AB भुजा में पूरे में धारा निकालनी है ना, तो इसमें काफी सारे फेरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या ले ली हमने स्मॉल n, तो पूरी L लंबाई में कितने फेरे हैं वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम, अतः L लंबाई में, पूरी लंबाई L है ना इसकी ये भी भुजा की, तो L लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NL हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी L लंबाई में फेरों की संख्या निकाली है। अब इतने फेरों में कुल कितनी धारा होगी, अर्थात AB लंबाई में कुल इतने फेरे आ गए, ठीक है। पूरी AB लंबाई कुल फेरे कितने आ गए, NL, और एक फेरे में धारा I है, तो NL फेरों में कुल कितनी धारा होगी। तो आइए हम निकालते हैं नेट धारा, ठीक है। इसको मैं ऐसा रफ कर देता हूं, देखिए उसको हम मान लेते हैं I नेट मान लेते हैं इस करंट को, तो वो कितनी होगी, जितने फेरे हैं टोटल, कितने फेरे हैं, NL फेरे हैं दोस्तों, इन सभी में क्या कर दें, धारा से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है N और उसमें धारा है I। तो हमारे यहाँ AB लंबाई पूरे कितने फेरे हैं, NL, तो सारे NL फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, I से मल्टीप्लाई कर दें, और यही जो धारा होगी वो पूरी AB लंबाई में कुल धारा आ जाएगी, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं I नेट, ठीक है। कुल धारा, नेट करंट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने I नेट का मान निकाला दोस्तों, और इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जैसे समीकरण 3 में रखेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, BL का जो मान हो जाएगा म्यू नॉट और I नेट, I नेट की वैल्यू कितनी है हमारी, NIL, तो L से L खत्म हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI आ जाएगा। और इस प्रकार से हमने परिनालिका के भीतर कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका व्यंजक प्राप्त कर लिया है, अर्थात कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट NI। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।